और सेम टाइप के वेक्टर अगर हमें ऐड करने हैं तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, उसके दो मेथड से, एक होती है ग्राफिकल मेथड जिसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एनालिटिकल मेथड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज गिवन बाय आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, वेयर p का मतलब, q का मतलब एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। देन एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ एनी वन वेक्टर इज गिवन बाय tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा। फिर उसमें स्पेशल केसेस देखी थी कि अगर थीटा 0 दिया है, कब होगा थीटा 0, जब दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होंगे तब। अगर वेक्टर पैरेलल है तो क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन होगी, एंटी पैरेलल है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होगी, और दूसरा कोई भी वेक्टर है तो वो a प्लस बी से हमेशा से छोटा या फिर a माइनस बी से बड़ा ऐसे रहेगा, मतलब a प्लस बी से लेस देन इक्वल टू एंड a माइनस बी से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ठीक है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 90 है, तो r बनेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय 2f cos ऑफ थीटा बाय 2, एंड एंगल होगा रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाय। उसके बाद में अगर दो वेक्टर इक्वल है, उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है, तो उस केस में थीटा होता है 120 डिग्री, ठीक है। फिर एडिशन से रिलेटेड ये सारा डेटा डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। उसके बाद में कल के लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, सिर्फ हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में जो बी वेक्टर था उसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ती है, मतलब हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, एंड डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या होता है, थीटा रिप्लेस बाय 180 माइनस थीटा होता है, इसलिए cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, सिंपल एवढंच। एंड अगर वेक्टर ने रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया था वो कैलकुलेट करना है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos ऑफ थीटा। फिर यहाँ पे भी कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि वेरी गुड, केस नंबर 1, थीटा अगर 0 है तो r बनेगा a माइनस बी, थीटा अगर 180 है तो r बनेगा, और इसका मतलब ये होगा कि सब्ट्रैक्शन में दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा जब थीटा 180 होगा, और वो कितना होगा, a प्लस बी, मिनिमम होगा कब, जब थीटा 0 होगा, एंड कितना होगा, a माइनस बी, मतलब यहाँ पे भी जो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो एडिशन से कम एंड सब्ट्रैक्शन से ज्यादा इसी रेंज में रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मस्ट बी 0, कब 0 होंगे, अगर दो वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन अपोजिट है तो। लेकिन अगर वेक्टर के नंबर 3 है एंड वो नॉन कोलिनियर है तो वहां पे मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड कितने हैं, 3। अगर कोप्लेनर है तो नॉन कोप्लेनर में मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 4। उसके बाद में हमने देखा था कि a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू c, b प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a, एंड b प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही तो उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। उसके बाद में a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड d प्लस सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू, असं चारही केसमध्ये ॲप्लिकेबल असेल, ठीक आहे। अँड और एक इंपॉर्टंट पॉइंट देखा था जो सगळ्यांना कन्फ्यूज करतो आणि विसरता लगेच, कि किसी भी पॉइंट के ऊपर n नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड उनके बिटवीन जो एंगुलर सेपरेशन है वो भी अगर सेम है तो रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। एंड वहां पे रिलेशन था थीटा इक्वल टू 360 बाय n, मतलब कितने वेक्टर वहां पे रिजल्टेंट को 0 बनाएंगे उनके बिटवीन का एंगल हमें कैलकुलेट करना है, तो थीटा इक्वल टू 360 बाय n कर सकते हैं। जैसे दो वेक्टर है तो एंगल कितना चाहिए, 180, 3 वेक्टर है तो 120, 4 वेक्टर है तो 90, 10 वेक्टर है तो व्हेरी गुड, 100 वेक्टर है तो असं किती पण वेक्टरचे नंबर अपन कैलकुलेट करू शकतो, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ था। फिर हमने लास्ट पॉइंट देखा था वेक्टर का रोटेशन, और रोटेशन में बस क्या था, एक तो सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2r sin थीटा बाय 2 एंड वेलोसिटी 2v। हे इथं ॲप्लिकेबल नाही आहे, बट याच टॉपिकच्या लास्ट पार्टमध्ये आपण सर्क्युलर मोशन डिस्कस करणार आहे, तिथे ये फॉर्म्युले आपल्याला रिक्वायर्ड है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी होगी 2v, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। एवढं झालं होतं, त्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1 एंड 2 एंड उसके पहले के सॉल्ट एग्जाम्पल, ये सारा डेटा हमारा हुआ था, ठीक है। तो सॉल्ट एग्जाम्पल कितने थे, 22 एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1 एंड 2 मिला के
और 20 मतलब नियर अबाउट 45 क्वेश्चन्स हो चुके हैं बस वेक्टर के. तर हे जर तुम्ही प्रामाणिकपणे खूप चांगली प्रॅक्टिस केली तर असेच पुढचे जे रिमेनिंग 45 ते पण बिफोर सॅटर्डे आपले कंप्लीट होतील. आणि मग व्हेक्टरमध्ये जर प्रॉब्लेम नसेल तर तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक टॉपिकमध्ये कुठं ना कुठं आपल्याला व्हेक्टर यूज करायचा आहे. मग हे IJK बघितलं की भीती वाटते, क्वेश्चन अवघड वाटतो, तर तो फिअरचा पार्ट तुमचा निघून जाईल. कळालं? बट हे कधी केलं तर, नाही केलं तर मग आहेच परत 4 ते 5 एक महिन्यानंतर परत व्हेक्टर सुरू होईल, आहे की नाही. परत वाऱ्या सुरूच ठेवा, ते संपलं की परत अजून एक बॅच सुरू करू आपण, त्यामध्ये परत डायमेन्शन्स, परत 1D. मी शेवटपर्यंत सोडणार नाही तुम्हाला, कळालं ना. तुमचं काम काय आहे, ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल आपली रेग्युलर बॅच सोडून बाकी बॅचमध्ये जे आपण लेक्चर करतोय ते करायची आपल्याला गरज नाही पडली पाहिजे. हे कधी नाही पडणार. फक्त कन्सेप्ट क्लिअर झाली आणि आपल्याला येतात म्हणून नाही चालणार, त्याचा आउटपुट आपल्या टेस्टमध्ये दाखवावं लागेल. आता टेस्टमध्ये पण काय होतंय की ज्यांचं मॉड्यूल 100% प्रिपेअर्ड आहे, सगळे सॉल्ड अनसॉल्ड क्वेश्चन पण सोडवले, तरी पण टेस्टमध्ये बघतोय आपण स्कोर 100 क्रॉस करत नाही. याचा अर्थ काय होतोय, मॉड्यूलचे क्वेश्चन आपल्याला वाटतंय आपण सोडवलेले आहेत, बट कुठला पण रॅन्डम क्वेश्चन दिला की तो सॉल्व्ह होत नाहीये. याचा अर्थ अजून एक वेळा त्याला प्रॅक्टिस करायची गरज होती. मग हे जर तुम्ही स्वतःहून केलं तर तुमचाच टाइम सेव्ह होणार आहे, नाही केलं तर मग इकडं आहेच आपला कार्यक्रम. ठीक आहे. आणि सोबत मी सांगितलं की मंडेपासून ज्यांना या प्रॅक्टिस सेशनची गरज नाही आहे मॉड्यूलमधल्या क्वेश्चनची, त्यांचं पॅरल प्रॅक्टिस सेशन चालणार आहे, ज्यामध्ये काय असेल, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम डायमेन्शन्स, परत पहिल्या टॉपिकपासून परत वेगळे MCQ असेल जे अजून आपल्याला एग्जाममध्ये स्कोर करायला हेल्प करतील. क्लियर? तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे वेक्टर से रिलेटेड, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. राइट डाउन. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. आणि सोबत तुमचा ॲनालिसिस मला पाठवून ठेवा. वेक्टर संपल्यानंतर आपण मोशन इन ए प्लेनच्या अगोदर तुमचा जो पार्ट वीक आहे त्यावर परत एकदा वर्क करणार आहे. कळालं ना. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर को रिजॉल्व करना. रिजॉल्व करना मतलब डिवाइड करना, स्प्लिट करना इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. समझ में आ रहा है, उसको बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो राइट डाउन, splitting of vector into its components, splitting of vector into its component, splitting of vector into its component is called as resolution of vector. वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब उसको डिवाइड करना. और डिवाइड किस तरह से करेंगे हम, कि जिस पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था तो वो दोनों जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो रिजल्टेंट के सिमिलर होना चाहिए. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10 और हमें इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है. अभी अगर ये सिर्फ नंबर है तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको जब स्प्लिट करेंगे तो इनकी एडिशन बस 10 होनी चाहिए. तो मैं इनको स्प्लिट करते टाइम 2 + 8 ऐसे भी स्प्लिट कर सकता हूँ. मैं इनको स्प्लिट करते टाइम 7 + 3 ऐसे भी स्प्लिट कर सकता हूँ. मतलब यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए, कंपोनेंट फाइंड करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होती है. हम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे एंड हम वही फॉलो करेंगे. बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि इसको स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 नंबर यूज कर रहा हूँ. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 2 + 6, ये भी अगेन स्प्लिटिंग है 10 का. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5. समझ में आ रहा है ना. मतलब गिवन नंबर जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट में हम स्प्लिट कर सकते हैं. वेक्टर के लिए भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल है, इसलिए आप स्टार मार्क करके लिखेंगे अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इन्फानाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. बट आपण खूप प्रोफेशनल लोक आहे, त्यामुळे आपल्याला जी गरज असते, जेवढी गरज असते आपण तेवढंच वर्क करतो. इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर का रिजोल्यूशन सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है आप रिजॉल्व कर सकते हो. क्लियर है. बट हम क्या फॉलो करेंगे, हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ओनली. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे को नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ठीक है. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब, कारण परत हा वर्ड आला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आपल्याला रेक्टेंगल आठवतो, मग कंपोनेंट कुठून आले, परत तिथं घोळ होतो. ठीक आहे. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट म्हणजे असे कंपोनेंट की जे एकमेकांना परपेंडिकुलर असतील. मग हे परपेंडिकुलर सोडून दुसरे कंपोनेंट असतात का, असतात. मी सांगितलंय की नंबर ऑफ वेज से हम कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि अगर हमें एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर एंड ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो ए वेक्टर का एंड बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है हमें यहाँ पे मिलता है आर वेक्टर. और इसको जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ते थे तो हम ये स्टेटमेंट वहां पे लिखते थे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है.
मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन था, आर था। एंड अभी अगर रिजोल्यूशन में इसकी बात करनी है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर प्रोड्यूस करने वाला है, अगर आर नहीं भी होगा तो ये दोनों मिला के वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोन्ही स्टेटमेंट क्लियर झाले का रिपीट करू, परत करा रिपीट, है की नाही, बरं वाटतं जरा। ये करो हमने इसको पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, तब हम देख रहे थे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऐसे दो वेक्टर है, तो इनका जब रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो रिजल्टेंट क्या करता है, इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में, वो रिप्रेजेंट करने का काम ये आर वेक्टर करता था। अभी हम क्या करेंगे, बस उल्टा करेंगे, हमें आर मालूम होगा, हम उसके ऐसे कंपोनेंट फाइंड करेंगे कि जिन सारे कंपोनेंट का कंबाइन इफेक्ट सिमिलर होगा ये गिवन वेक्टर मतलब रिजल्टेंट की तरह इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो अगर ऐसे दो कंपोनेंट में फाइंड करना है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर वेक्टर का ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या आहे, कंपोनेंट्स आहे, असं म्हणू शकतो आपण, तुम्हाला वाटत नसलं तरी पण कळालं ना। मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या बन गए, आर वेक्टर के कंपोनेंट्स बन गए। अभी इस सेम सिचुएशन में ऐसे भी हो सकता है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, देन ये सी वेक्टर, यहाँ पे और एक वेक्टर है डी वेक्टर, ऐसे 4 वेक्टर है एंड हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर ये ए वेक्टर जहां पे खत्म होता है बी वेक्टर, जहां पे खत्म हो रहा है सी वेक्टर, अगेन खत्म हो रहा है वहां पे डी वेक्टर, इनको अगर साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे एंड इसके अपोजिट ऑर्डर में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आर वेक्टर को हम बोलते हैं इन सब का रिजल्ट, मतलब इन सब का कंबाइन इफेक्ट ये अकेला शो कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन। याच कॉन्वर्स स्टेटमेंट काय होईल कि यहाँ पे जो आर वेक्टर इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला था उतना ही इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी एंड डी, मतलब ए बी सी डी आर के क्या बन गए, कंपोनेंट्स बन गए। समझ में आ रहा है, इसका मतलब 2 में रिक्वायर्ड था, हमने 2 कंपोनेंट फाइंड किए, 4 में रिक्वायर्ड है 4 में कंपोनेंट फाइंड किए, असे 4000 रिक्वायर्ड असले आपण 4000 कंपोनेंट्स फाइंड करू शकतो। इसलिए हमने लिखा है कि वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन इनफाइनाइट वेज, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फिर से वही रिपीट कर रहा हूं मैं कि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो खुद एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे को रिजल्टंटला परपेंडिकुलर नाही म्हणते मी, जे कंपोनेंट्स आहेत ते त्यांचे एकमेकांना परपेंडिकुलर असतील, ठीक है। लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो क्या होता है कि हम जो मोशन पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन हो गई, अभी 2D पढ़ रहे हैं एंड इसके आगे जाएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 डायमेंशनल की है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन में हमारे पास सिर्फ 3 एक्सिस है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हम फाइंड कर सकते हैं उनके नंबर कितने हैं, खड़ा लो। बट होता क्या है कि हम ये थियोरेटिकल जब डिस्कशन चल रहा है तभी इस तरह का रिजोल्यूशन 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कर सकते हैं एंड वो कैसे करते हैं इसको पढ़ते हैं। बट इसके एप्लीकेशन जहां कहीं पे भी आएंगे हमें रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा होगा अलोंग, एंड अगर गरज असेल तर आपण कुठं फाइंड करू शकतो, अलोंग झेड एक्सिस। क्लियर आहे, हे बघा एकदम सिंपल पॉइंट चालू आहे, आपला टॉपिक आहे वेक्टर। वेक्टर म्हणजे काय आपण अगोदर डिफाइन केले की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए एंड वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो भी कर रही है। स्टार्ट में फिर ये बेसिक बातें डिफाइन की थी जी तुम्हाला 7th स्टैंडर्ड पासून माहिती आहे। पैरेलल मतलब मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल मतलब मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम, पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन सेम थी। हाँ, नेगेटिव का मतलब मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन चलती है कोई भी है, नल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड नल मतलब 0 लेकिन डायरेक्शन होगी कोणती डिसाइडेड नसते, आर्बिटरी होती है, ठीक है। एंड इनको डिफाइन करने के बाद हम वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ रहे थे, शुरुआत की थी फ्रॉम वेक्टर की एडिशन करते टाइम फर्स्ट रूल क्या है कि वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड। उसके बाद में हमने देखा था कि वेक्टर को ऐड करने के लिए 2 मेथड्स, एक ग्राफिकल दूसरी एनालिटिकल। ग्राफिकल में 3 मेथड्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, त्या काहीच कामाचे नाहीत, फक्त थेरोटिकली आपण स्टडी करतो आणि त्यांना सोडून देतो। इंपॉर्टंट कोण आहे, एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड, जिसमें एक ही फॉर्मूला है r इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। संगम स्टैंड अप, r इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। a का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b, थीटा मतलब एंगल बिटवीन a एंड b। उसमें स्पेशल केसेस थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90। फिर गिवन वेक्टर ऑलवेज a प्लस बी से छोटा, a माइनस बी से
बड़ा होगा। उसके बाद में हमने देखा था कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए 2f cos ऑफ थीटा बाई 2 अल्फा बनेगा थीटा बाई 2 अल्फा tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस। उसके बाद में दो वेक्टर जो रिजल्टेंट को जीरो बना सकते हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट जीरो होगा। अगर कोप्लेनर है तो 3, नॉन कोप्लेनर आहे तो 4 आणि बाकी तर आहे a प्लस बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू सी, बी प्लस सी आणि त्यानंतर लास्टला कि अगर n नंबर ऑफ वेक्टर एक पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगुलर सेपरेशन इक्वल है, तो वो कितना होता है, रिजल्टेंट जीरो होता है एंड थीटा इक्वल्स टू होगा 360 बाय n। ठीक है, ये एडिशन हो गई। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, क्या है सब्ट्रैक्शन में, बस चेंज क्या करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर था उसमें b की डायरेक्शन रिवर्स करके उसको रिप्लेस करना है माइनस ऑफ b वेक्टर से, तो वो बनेगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, उसके बाद में रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है सब्ट्रैक्शन के लिए, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा tan अल्फा बनेगा b sin थीटा अपॉन a माइनस b कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद सेम कंडीशन, थीटा 0 तो क्या, थीटा 180 तो क्या, 90 तो क्या, बर वहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा a प्लस बी, मिनिमम कितना होगा a माइनस बी, गिवन वेक्टर a प्लस बी से छोटा a माइनस बी से बड़ा, वेरी गुड। और उसके बाद में हमने देखा था कि आर स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर। हे जर तुम्ही दिवसातनं 5-10 वेळा केलं तर लक्षात घ्या तुमची सिच्युएशन काय असेल। रिकाम वेळ भेटतो ना आपल्याला, त्यात रिकामे गप्पा मारूच नका, काय केलं, कधी उठला, कोणत्या सब्जेक्टचा काय अभ्यास केला, इकडे काय शिकवलं, गावाचं काय चाललं आपल्याला घेणं देणं नाही, कळालं ना, आपली वाट बघतं एक गाव, कळालं। तर त्यासाठी ह्या गोष्टी करायच्या। एक व्हॉइस नोट्स तर तुम्ही सेंड करताच आहे, बरोबर आहे, मंडे पासून नाही केल्यानंतर तुम्हाला त्याचे ड्रॉबॅक्स लक्षात येईल की व्हॉइस नोट सेंड न केल्यामुळे काय काय होतं म्हणून, कळालं ना। स्टडी मटेरियल तुमचं बंद होईल, युजर आय डी पासवर्डनुसार तुमचे टेस्ट पोर्टल बंद होऊ शकतात। त्यानंतर परत तुमचे जे डाऊट्स आहेत त्यासाठी पहिली कंडिशन असेल तुमच्या व्हॉइस नोटचं रेकॉर्ड ते चेक केलं जाईल, असलं तर मग डाऊट्स क्लिअर होतील। कारण तुम्ही जर ते फॉलो करत नाही तर मग काय फॉर्मॅलिटी म्हणून या, बसा, भाषण ऐका आणि परत घरी जा, कळालं ना। तसं तुमचं आउटपुट येणार नाही, त्यामुळे तुमच्यावर एक्स्ट्रा वर्क करून माझा टाइमपास करून घेण्यात त्यात काही मिनिंग नाही, कळालं ना। हे जर नाही केलं, सो शुभमकर आज डिस्कस केला त्याचा तोच प्रॉब्लेम झाला है ना, तो लास्ट ऑगस्टपासून आहे माझ्याकडे क्लासला, त्यांच्या बॅचचा सिलेबस 100% कंप्लीट झाला होता, परत ऑफलाईन सुरू झाल्यानंतर पहिला टॉपिक पण सुरू झाला आणि आज सिच्युएशन अशी की सर काहीच आठवत नाही काय झालं होतं ते पण नाही, बरोबर आहे शुभमकर, हे सगळ्यांसोबत होणार आहे। त्यांनी बोलला म्हणून मला कळालं, ही सिच्युएशन तुमची पण आहे आणि यावर एकच सोल्युशन आहे, कळालं ना। कोणीही असला, इवन आईन्स्टाईन न्यूटन सारखे ग्रेट लोक होते, त्यांची पण सिच्युएशन आपल्यासारखीच होती, आपण जर रिवाइज नाही केलं तर ते आपण विसरणार आहे, कळालं ना। तर एक टॉपिक कमीत कमी आपल्याला ॲटलिस्ट 21 डेज अशा पद्धतीने रिवाइज करून व्हॉइस नोट सेंड करायचे आहे। 21 डेज जर तुम्ही हे फॉलो केलं, 22nd डेला तुम्ही नाही जरी केलं तरी ते परमनंट मेमरीमध्ये सेव्ह होतं आणि ते तुम्ही परत कधीच विसरायचं ठरवलं तरी विसरू शकत नाही। काही आठवणी असतात ना आपल्याला विसरायचे असतात पण विसरता येत नाही, ठीक आहे, अशी सिच्युएशन या 21 डेजची होते। लागले असायला, मी अभ्यासाचे म्हणतोय, काही पॉइंट्स आपल्याला येत असला, आवडत असला तर रही लक्ष्य। उसके बाद में एडिशन हो गई, देना गए सब्सट्रैक्शन वो भी हो गया। अभी शुरू किया रिजोल्यूशन। क्या है रिजोल्यूशन, मतलब वेक्टर को स्प्लिट करना, डिवाइड करना, कंपोनेंट्स में, कितने कंपोनेंट में कर सकते हैं, इनफाइनाइट। आपल्याला किती करायचे, दोनच, कुठले, रेक्टेंगुलर, मतलब जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। इन जनरल हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग लेते, दूसरा वाय एक्सिस के अलोंग लेते। असा काही रूल नाही की एक्स अँड वायच्या अलोंगच घ्या। इकडे आपण बघितलं ट्रायंगल मध्ये, पॉलिगॉन मध्ये, कुठल्या पण डायरेक्शन मध्ये आपण रिझॉल्व करू शकतो, बट होतं काय ते आपल्याला हळूहळू कळेल की आपल्याला जेव्हा रिजल्टंट काढायचं असतो तेव्हा सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर आ गए तो उनके साथ डील करना एकदम सिंपल बन जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन के मेथड फॉलो करेंगे जिसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे और वो भी कितने होंगे, दो होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाय एक्सिस। कळलं इथपर्यंत, एवढंच झालं वेक्टर आपला आतापर्यंत। नेक्स्ट, अभी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस की, एक होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस, एक होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस। सपोज रैंडमली हमें कोई भी वेक्टर दिया है कि ये आर वेक्टर है जिसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना है, थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे कितने कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है हम उसको बोल देंगे आर एक्स। याची काही वेगळी मीनिंग नाही, कळा आपल्याला, एक्स म्हणजे एक्स एक्सिसच्या अलोंग आहे एवढंच, कोण आर म्हणून तो आर एक्स। अगर सेम एक्ट होता है अलोंग वाई एक्सिस तो ये क्या बनेगा, आर वाई। तो आर एक्स एंड आर वाई क्या बन गए, कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर। यानी अगर हमें गिवन वेक्टर को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको आर वेक्टर भी लिख सकते हैं या फिर आर एक्स, एक्स के अलोंग था मतलब वहां पे आई कैप आएगा, देन वाई के अलोंग इसलिए आर वाई इंटू जे कैप, आपण असंही लिहू शकतो, कळलं
कळालं, हे झालं रिझोल्यूशन ऑफ वेक्टर. बट यहाँ पे आर एक्स एंड आर वाई की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, झालं हो क्या था, बस ठीक है. आर एक्स एंड आर वाई की व्हॅल्यू फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी एडजस्टमेंट हम करेंगे. याला ओ म्हणायचं, याला पी म्हणायचं, याला एम म्हणायचं. क्या बन गया यहाँ पे, ट्रायंगल बन गया. वेरी गुड. कौन सा ट्रायंगल है, ओ पी एम, जिसमें एंगल है थीटा, हाइपोटेनियस है आर. एंड इधर ओ एम के अलोंग जो आ रहा है हम उसको आर एक्स बोल रहे हैं, पी एम के अलोंग जो आ रहा है हम उसको आर वाई बोल रहे हैं. क्लियर. अभी यहाँ पे क्या होगा, हम बस साइन एंड कॉस के रेशो यूज करेंगे. आता साइन एंड कॉसच का, टॅन एंड कॉटच का नाही, हे 5 मिनिटात कळेल तुम्हाला. ठीक है. तो साइन थीटा डिफाइन करना है. संगम, साइन थीटा क्या होता है, वेरी गुड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो थीटा का अपोजिट कौन है, आर वाई. हाइपोटेनियस कॉमन है आर, यानी आर वाई इक्वल्स टू कौन होगा, आर इंटू साइन ऑफ थीटा. उसके बाद में अगर मैं कॉस थीटा को डिफाइन करूंगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आर एक्स अपॉन आर. और ये बनेगा आर एक्स इक्वल्स टू आर इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो ये बन गई उनकी एक्चुअल वैल्यू, आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा. ठीक है. और यहाँ पे जब हम आर एक्स फाइंड कर रहे थे तो हमने कॉस को डिफाइन किया था. कॉस की डेफिनेशन में एडजेसेंट साइड थी, इसलिए हम आगे रूल फॉलो करते हैं कि थीटा का एडजेसेंट ऑलवेज कॉस थीटा होगा. एंड रिमेनिंग जो बचेगा वाई के अलोंग होगा, एक्स के अलोंग होगा, माहित नहीं आपल्याला, जहां कहीं पे भी होगा वो कौन रहेगा, साइन थीटा. कैसे, देखो अब ये अपोजिट साइड मतलब ये आर वाई होगी. हम इसी वेक्टर को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये आर वाई यहाँ पे बन गया. अभी देखो दो कंपाउंड्स आ गए, एक कोण आहे आर एक्स, दुसरा कोण आहे आर वाय. कसं फाइंड केलं आपण कळतंय का, फक्त जो वेक्टर जसा होता त्याला तसंच ठेवलंय. एंगल हमें मालूम होता है हर बार, तो हम एंगल का यूज करके एडजेसेंट साइड कितनी है, अपोजिट साइड कितनी है वो फाइंड कर रहे हैं. तो एडजेसेंट को यहाँ पे x बोला है, इसलिए x के अलोंग का कंपोनेंट आ रहा है r cos थीटा. रिमेनिंग साइड को हम y बोल रहे हैं, इसलिए y के अलोंग का कंपोनेंट आ रहा है r sin थीटा. बस क्लियर, एवढंच आहे. क्लियर झालं. अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो कि अगर ये r वेक्टर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप था, ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो r वेक्टर कितना बनेगा, वेरी गुड, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा इंटू जे कैप. कळतं का, आपण डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट केल्या आर एक्स आणि आर वायच्या इकडून. ये कौन हो गया, गिवन वेक्टर. तो कंपोनेंट के फॉर्म में हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट आपण साइन एंड कॉसच का घेतलं होतं, याचं रिजन जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे आर वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, आई कैप जे कैप के जो कोएफिशिएंट है उनको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है. कहाँ पे, स्क्वायर रूट में. तो यहाँ पे आई कैप के साथ कौन है, आर कॉस थीटा, इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे कौन है, आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू, तो क्या बचा बस ब्रैकेट में, रूट में आर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट. तो मॅग्निट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू मॅग्निट्यूड ऑफ आर. यामुळे आपण साइन एंड कॉस घेतो. कळालं, टॅन कॉट घेतली असते तर आलं असतं, बट संध्याकाळ झाली असते. ठीक आहे, हे लगेच आहे. क्लिअर आहे. चला व्यवस्थित समजावून घ्या, लिहून घ्या. हे आपल्याला फिजिक्सच्या शेवटच्या टॉपिक पर्यंत प्रत्येक टॉपिक मध्ये यूज करायचं. हे बघा बाळांनो, नाही तर आपल्या डोक्यात असतं संध्याकाळी 8 पर्यंत काहीच नाही भेटणार. मग लेक्चर मध्ये गोळ होऊन जातो. अशी 3 टाइम जेवण देणारी मेस नाही कुठली, नाही. आपण सुरू करू काय मग 4 वाजता जेवण, है ना. चलो हो गया.
आपको बोला है कि एक फोर्स है विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, वो एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, बोला सर ने मतलब कोणी, जो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा 30 डिग्री इतना एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. करा पाहिजे. हे बाकी लिहायचं, ज्यांचं बाकी ते लिहा, ज्यांचं झालं ते सॉल्व करा. देखो हर बार रूल क्या है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा, रिमेनिंग कंपोनेंट sin थीटा, यानी x के अलोंग लेंगे उसको हम rx बोलेंगे. rx कौन होगा, यब cos ऑफ थीटा, यब कितना है 10, cos थीटा मतलब cos ऑफ 30, cos 30 कितना है रूट ऑफ 3/2, मतलब आंसर आ रहा है 5√3. वेरी गुड. दूसरा कंपोनेंट कौन होगा, आर वाई. आर वाई इक्वल्स टू होता है आर साइन थीटा, आर का मतलब 4 से 10, साइन 30 1/2, तो 10 इंटू 1/2 मतलब 5 न्यूटन हो गया. तो ये 5 एंड ये 5√3. अभी सेम आगे के टॉपिक जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, इस तरह का कोई तो ब्लॉक देंगे, सरफेस देंगे, और आपको बोला जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, जो वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाता है. कसा सोडवायचा क्वेश्चन ते नंतर बघू. पहिली स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें हर बार रिजॉल्व करना पड़ेगा. रिजॉल्व करत असताना रूल लक्षात ठेवायचा, जो एक्स के अलॉन्ग है, जो वाई के अलॉन्ग है, उनको रिजॉल्व नहीं करना है. जो एक्स एंड वाई के अलॉन्ग नहीं होंगे उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक वेक्टर्स, तो उनको हम रिजॉल्व करेंगे. रिजॉल्व करते टाइम रूल क्या, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा, मतलब ये बनेगा 20 cos ऑफ 60, एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मतलब इसको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के साथ, तो ये कौन होगा 20 साइन ऑफ 60. कहता है अभी 20 cos 60 मतलब 10, 20 साइन 60 मतलब 10√3. हेच करायचं आपल्याला. नेक्स्ट आपको बोला है कि एक बॉडी है और हमने स्पेस में प्लेस की थी, उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहा है. इधर से एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन, इधर से एक्ट हो रहा है 8 न्यूटन, और एक फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है जो हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाता है, और ये कितना है 40 न्यूटन है. एंड यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, और ये वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाता है. तो आपको फाइंड करना है कि इन सब वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा. रिजल्टेंट कितना होगा, तो देखो कंडीशन क्या है कि 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, 8 न्यूटन ऑलरेडी एक्स के अलोंग है, तो उनको रिजॉल्व नहीं करना है. रिजोल्यूशन किसका होगा, 5 का. रूल क्या है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा, तो इस साइड में कौन आएगा 5 cos ऑफ 60, यहाँ पे कौन आएगा 5 साइन ऑफ 60. सेम सिचुएशन इसके लिए होगी, तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा. अब थीटा का एडजेसेंट नहीं है, मतलब कौन होगा, तो ये बनेगा 40 साइन 30, एंड इधर कौन होगा 40 cos ऑफ 30. तो इस तरह से हमने इनको क्या किया है, रिजॉल्व किया है. क्लियर है. अभी अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इनको ड्रॉ करूंगा अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्स, ये वाई वाई के अलोंग आ गए. तो अभी देखो इधर कौन है, इधर एक्स है, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, तो ये प्लस एक्स के अलोंग कौन एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन यहाँ पे आ गया. अजून कौन है प्लस एक्स के अलोंग, ये 5 साइन 60, 5 साइन 60 मतलब 5/2√3, ये भी सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में एक्ट हो रहे थे, इसलिए दोनों को हमने प्लस एक्स के अलोंग यहाँ पे शो किया है. अजून कोणी आहे का प्लस एक्स के अलोंग, नहीं है, कंफर्म. अभी माइनस एक्स के अलोंग कौन है, पहले 8 है, 8 के साथ 40 cos ऑफ 30, यानी कितना आएगा ये 20√3. ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं. अभी वर्टिकली अपवर्ड कोनीच नहीं है, बट वर्टिकली डाउनवर्ड कौन कौन है, एक 5 cos ऑफ 60 है, मतलब ये कितना होगा 5/2. इसके साथ कौन है 40 साइन ऑफ 30, मतलब ये कौन है 20 है. तो एवढं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता, किती सिंपल झाला बघा. कळालं ना. अभी हमें मालूम है कि जो सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं उनकी एडिशन, जो अपोजिट डायरेक्शन में उनकी. तो अभी देखो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो इनकी एडिशन कितनी आएगी, अभी √3/2 होता है 0.86 इंटू 5 मतलब वेरी गुड 4, एंड 10 एंड 4 एक डायरेक्शन में थे, दोनों की एडिशन कर दी 14. आता हे कॅल्क्युलेशन केलं आपण फक्त. √3/2 आहे ना 0.86 असतो, 0.8 घेतला, 0.8 इंटू 5 4, तो 4 एंड 10 एक डायरेक्शन में थे, इसलिए 14.
अशी सिच्युएशन यांची 20√3 आहे, √3 कितना है 1.7 इंटू 20 मतलब 34 प्लस 8 मतलब 42 न्यूटन। अभी वर्टिकली अपवर्ड कौन है, कोनिस नहीं है, इन दोनों को ऐड करेंगे 5/2 मतलब ये आएगा 22.5। मतलब अभी क्या बचा, इधर एक वेक्टर इधर एक वेक्टर, इनको परपेंडिकुलर एक वेक्टर, इकडे कौन है 14, इकडे कौन है 42, इकडे कौन है 22.5। अगर दो वेक्टर एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ऍक्ट होते उनको सबट्रॅक्ट कर सकते हैं। आता हे आलो कुठून, आपण एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टडी के लिए एडिशन करना है, एडिशन करो बस। थीटा कितना लेना पड़ेगा 180, कॉस ऑफ 180 इज -1, तो फिर भी आपको आर जो है वो a माइनस बी मिलता है। तो 42 बड़ा है तो ये बनेगा 42 माइनस 14 28, कहाँ पे इधर, एंड यहाँ पे पहले कौन है 22.5, ये यहीं पे एक्ट होगा। क्लियर। अभी इनका रिजल्टंट निकालना है, जैसे कंपोनेंट काढत होतो तसंच रिजल्टंट काढायचा। कसा काढणार रिजल्टंट, हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि r इक्वल्स टू क्या है -28 i कैप है, एंड क्या है -22.5 j कैप है। आता हे कुठून लिहिलं मी, जो x च्या अलॉंग आहे त्याच्यासोबत i कैप, फक्त हा -x च्या अलॉंग होता आरती स्टँड अप, आणि जो y के अलॉन्ग है उसके साथ j कैप स्टैंड अप। तो ये -j के अलॉन्ग था इसलिए -22.5 इंटू j कैप। अभी मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट में स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। 28 का स्क्वायर भगत है क्या, 22 का स्क्वायर 484, 484 प्लस 784 1268, म्हणजे आपण याला लिहिणार 12.68 इंटू 10 की पावर +2, रूट में 12 है मतलब 3.4 इंटू 10 मतलब अप्रॉक्सिमेटली 34 न्यूटन। म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट कळतं की या ब्लॉकवर रिजल्टंट फोर्स इकडे कुठेतरी ऍक्ट होणार है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 34 न्यूटन है। एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हे लिहून घ्या मग डायरेक्शन सांगतो। सिट डाउन। चलो हो गया। अभी अँगल फाइंड करने के लिए काय करायचं असतं आपल्याला लक्षात ठेवा, हीच कन्सेप्ट आपल्याला पुढे कंप्लीट येणार आहे त्यामध्ये यूज करायची आहे। हीच प्रोसेस कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मध्ये यूज करायची आहे, हीच प्रोसेस आपल्याला रिलेटिव मोशन मध्ये पण यूज करायची है। जब भी एंगल फाइंड करना है ये पूरा हम सिंपलीफिकेशन करेंगे। एट द एंड मैग्नीट्यूड करने से पहले कौन सा मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ये लास्ट स्टेप जो थी, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन से हमें जो है डायरेक्शन मतलब थीटा मिलता है। कैसे, अब बोर्ड पे ध्यान दो। हे जर आता कळालं तर पुढच्या टॉपिक मध्ये खूप सोपं जाईल, नाही तर रिलेटिव्ह मध्ये इथंच घोळ होतो। क्या था इक्वेशन में -28 आई कैप, तो हम क्या करेंगे इस डायरेक्शन में 28 लिख देंगे, देन -22.5 मतलब इधर कौन आएगा 22.5 आएगा। हे माइनस आहेत म्हणून आपण निगेटिव्ह एक्स आणि निगेटिव्ह वाय च्या अलॉंग घेतले, जर प्लस असले असते तर आपण इकडं आणि इकडे घेतलं असतं। कळालं। तो इन दोनों का जो रिजल्टंट है वो ऑलवेज या दोघांच्या मध्येच ऍक्ट होतो, यांना सोडून तिकडे जात नाही तो। कळालं ना, इन दोनों के बिटवीन ही एक्ट होगा, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन मालूम नहीं है, हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है।
तो डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, नहीं तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो हम पहले एक्स एक्सिस के साथ में लेंगे, डायरेक्शन फाइंड करना मतलब थीटा फाइंड करना कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना थीटा बनाता है, और ये थीटा फाइंड करने के लिए हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, tan ऑफ थीटा ही फाइंड करना पड़ेगा। अब tan थीटा में क्या आएगा, यहाँ पे अपोजिट मतलब ये साइड कितनी है 22.5, एडजेसेंट कितनी है 28, मतलब हम क्या कर रहे हैं tan थीटा फाइंड करने के लिए j का कोएफिशिएंट अपॉन i का कोएफिशिएंट, इनका रेशियो ले रहे हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं r along y एंड r along x होगा, इनका रेशियो ले रहे हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं वेरी गुड, जो u sin थीटा होता है, जो u cos थीटा होता है, या फिर ये f cos थीटा है, मतलब ये r sin थीटा अपॉन r cos थीटा ये कर रहे हैं। r कॅन्सल, sin अपॉन cos इज tan, परत तेच भेटते आपल्याला, कळलं ना? तरी लक्षात ठेवायचं, कधी पण वेक्टर रिलेटेड, वेक्टर टॉपिक मध्येच नाही, कुठल्या पण कॉन्सेप्ट मध्ये वेक्टर रिलेटेड अगर डायरेक्शन पूछी है, हम सब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एट द एंड हमें रिजल्टेंट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ आई जे। तो उसको हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जे कैप अपॉन आई कैप करेंगे। कब, अगर डायरेक्शन एक्स के साथ चाहिए तो, एंड वाई के साथ चाहिए तो क्या करेंगे, जो एंगल आया था उसको 90 में से सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अल्फा मतलब कोण आहे 90 मायनस थीटा, आणि असं नसलंच करायचं तुम्हाला तर काय करता येईल tan अल्फा, बट tan अल्फा में क्या होगा, अभी अपोजिट साइड मतलब ये एक्स वाला बनेगा, बट ते सोडून द्या, तसं कधीच नाही करायचं। क्लियर? मग ये था एप्लीकेशन, यूज, रिजोल्यूशन का यूज क्या होगा आगे जाके, ठीक है? तो रिजोल्व कैसे करना है क्लियर हो रहा है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है? कैसे फाइंड करने कंपोनेंट्स, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट, रिमेनिंग कंपोनेंट साइन थीटा, एंड मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मालूम है हमें क्या करना पड़ता है, रूट ऑफ आई कैप जे कैप के जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, कहाँ पे, स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर है? अभी देखो, जैसे दो कंपोनेंट फाइंड किए थे वैसे हम तीन कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ax था वो कितना आ रहा था, a cos ऑफ थीटा, जैसे ay होगा, ay कितना आएगा, a sin थीटा, एंड हम इसको ही क्या बोल रहे हैं, i कैप, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसको, j कैप। तो जब भी रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर का वो इसी तरह से होगा, ax इंटू आई कैप प्लस ay इंटू जे कैप, एंड ये ax एंड ay को रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा a cos ऑफ थीटा इंटू आई कैप, एंड ये बनेगा a sin ऑफ थीटा इंटू जे कैप। कळलं है? अभी सेम बात हम थ्री कंपोनेंट्स के लिए भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन थ्री कंपोनेंट्स में वेक्टर रिजॉल्व करके हमें कहीं पे एप्लीकेशन में यूज करना ही नहीं है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। कळलं है? अब इसका यूज करके फिर से यूनिट वेक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मॉड्यूल में फिर से दिया है यूनिट वेक्टर, और पहले झालंय आपलं, त्यामुळे आपण याला जास्त वेळ नाही देणार, ठीक है? यूनिट वेक्टर को फिर से डिफाइन किया। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, जैसे कि ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, डॉक्टर कैप इन, एंड इसका फॉर्मूला होता है गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। एंड मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करना है हमें, जैसे कि ए वेक्टर अगर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स म्हटलं की त्याचा अर्थ काय येईल, आय कॅप जे कॅप के कॅप, म्हणजे जर आपल्याला आय कॅप जे कॅपच्या फॉर्म मध्ये किंवा त्यांच्या सोबत वेक्टर दिलाय, जैसे कि ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, तो इसका अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो कितना आएगा, ये ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमने ए वेक्टर, बस डिवाइड में कौन आएगा, रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो गया। वही लक्षामध्ये मग, एंड यही अगर दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है, मतलब ऐसे दिया आपको ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, संपलं एवढंच, ठीक है? तो ये हो गया यूनिट वेक्टर इन टू डायमेंशन, यूनिट वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। क्लियर है? अभी मॉड्यूल में रिजोल्यूशन रिलेटेड जो थ्योरी दी है उसको एक बार पढ़ो, बट जो मैंने एक्सप्लेन किया है उतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जो सॉल्व क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है? उससे पहले और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। अभी और एक पॉइंट, लिहायचं नाही फक्त बघायचं आहे, हेडिंग नका लिहू, इकडे लक्ष द्या। जैसे कि आपको बोला है कि ए वेक्टर ये कोई भी एक गिवन वेक्टर है, और यहाँ पे कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी ये एक्स एक्सिस भी नहीं है वाई एक्सिस भी नहीं है, तो अगर मुझे इस लाइन के अलोंग
कंपोनंट लेना आहे ए वेक्टर का, तो ये कंपोनंट कोण होगा, ए कॉस थीटा, असं का, तर आपलं ठरलंय थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कौन होता है, कॉस थीटा। एंड अगर दूसरा कंपोनेंट बोला है तो हमें इस लाइन को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड इसके अलोंग कंपोनेंट कौन आएगा फिर, ए साइन ऑफ थीटा। या फिर हमें बोला है कि सपोज गिवन वेक्टर ये है ए वेक्टर, और मुझे इसका कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग चाहिए, और ये एंगल कितना है, थीटा, तो इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस ऑफ थीटा, साइन का, थीटा का एडजेसेंट है ना, तो फिर से क्या रहेगा, ये ए कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो हमें वहां पे ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग लेना है, मतलब वहां पे ए कॉस थीटा को यूज करना है। कैसे क्वेश्चन आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग क्या लिखी थी, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन्स काही नसतं, पण काय होतं 10-15 वर्षामधून एखादा असा क्वेश्चन येतो आणि तो आपल्याला स्टडी करावा लागतो, ठीक है। यहाँ पे कौन है, एक्स एक्सिस, इधर प्लस एक्स, इधर कौन है एक्स से फक्त मायनस, इधर कौन है प्लस वाय, इधर कौन है मायनस वाय, इकडे झेड पण आहे पण आपल्याला दाखवता येत नाही म्हणून आपण इकडे दाखवलं, ऍक्च्युअल झेड कहाँ पे इधर है, पण तुम्हाला असं दिसणार नाही म्हणून तो आपण इकडे बेंड केलं, कळलं ना। बट ये तीनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड आपको बोला है कि यहाँ पे कोई भी एक गिवन वेक्टर है, जैसे कि ये ए वेक्टर है, एंड ये गिवन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में बीटा, एंड ये जेड के साथ में अगर गामा इतना एंगल बना रहा है, तो इस गिवन वेक्टर के हे कळतंय का एंगल कसे बनले, हे दोन कळू शकतात, तिसरे इमॅजिन करा, ऍक्च्युअल हा झेड इकडे आला होता ना, म्हणजे हा जो गामा दिसतोय तो इथला एंगल आहे, पण तसा दिसला नसता म्हणून आपण इकडे ड्रॉ केला, कळलं ना, नक्की दिसलं नसतं म्हणजे आपण ड्रॉ नाही करू शकतो, तुम्हाला दिसलं असतं, तुम्ही हुशार है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, बस ए वेक्टर के कंपोनेंट लेने, तो यहाँ पे अगर मुझे एक्स के अलोंग कंपोनेंट लेना है तो रूल क्या है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस थीटा, तो ए एक्स क्या होगा, वेरी गुड, ए वाई क्या होगा, ए कॉस बीटा, क्योंकि y के साथ हमें एंगल मालूम है ना, तो उसका एंगल लेंगे, ठीक है। z के अलोंग कौन होगा, ए कॉस ऑफ गॅमा, कारण इथं साइन अल्फा जरी अपन घेतलं तरी परत तेच येणार है, 90 माइनस फिर से अल्फा ही मिलेगा, तो इस तरह से हमने क्या किया है, बस कॉस के फॉर्म में तीनों कंपोनेंट्स फाइंड किए। याचाच अर्थ आपण याला असंही लिहू शकतो, कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू, वेरी गुड, कॉस ऑफ बीटा इक्वल्स टू ए वाय अपॉन ए, एंड कॉस ऑफ गॅमा इक्वल्स टू ए झेड अपॉन ए, आणि यांनाच म्हणायचं डायरेक्शन कोसाइन्स। डायरेक्शन कोसाइन म्हणजे काय, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ कौन सा थीटा, जो वेक्टर ने रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ बनाया था, ठीक है। राइट डाउन, डायरेक्शन कोसाइन आर द कोसाइन्स ऑफ द एंगल, डायरेक्शन कोसाइन्स आर द कोसाइन्स ऑफ द एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन्स आर द कोसाइन्स ऑफ द एंगल, कॉस असताना कॉस त्याचं पूर्ण नाव कोसाइन आहे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन्स आर द कोसाइन ऑफ द एंगल्स मेड बाय गिवन वेक्टर with x, y and z axis, x, y and z axis. That is म्हणजे बोर्डवर लिहून टाका। स्वप्नील टॅबलेट घेतलं, 3 टाइम एक 2 टाइम नेक्स्ट,
अभी यहाँ पे एक सिंपल एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या होगा, ए एक्स मतलब कौन था, ए कॉस अल्फा, तो इसका स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कौन है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बट हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम ए बोलते हैं वो होता है इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यानी हम ये ए एक्स ए वाई ए जेड के स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ए स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनका स्क्वायर करके अगर एडिशन करेंगे तो इक्वल टू होता है 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या रहेगा 1। चल क्या लिहून, काय बघत 1 लिहिले ना, कस काय आलं 1, अर नाही हे बघ, हे इक्वेशन होतं। आता हे ए स्क्वेअर इकडे गेलं, ए स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर 1 येतो की नाही, हा 1 राहिला फक्त, हे ॲज इट इज आहे, कळलं का। कर रहा हूं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल्स टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा लिखू तो चालतं का असं, काय केलं आपण फक्त प्लसला तिकडे पाठवलं तो माइनस झाला। तो यहाँ पे हर बार कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा कॉस स्क्वेयर गामा को साइन से रिप्लेस करेंगे। क्या आएगा फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वेयर गामा इक्वल्स टू क्या है, कुठून आलं 1 या अगोदरपासून। अभी क्या होगा देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस ऑफ साइन स्क्वेअर अल्फा, सगळे मायनस आहेत म्हणून कॉमन घेतलं, ब्रॅकेटमध्ये काय येईल साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गामा इक्वल्स टू क्या है 1। अब ये नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस 1 इधर आएगा तो यानी कि साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गामा इक्वल्स टू क्या आएगा 3 माइनस 1 यानी 2। क्लियर, मॉड्यूल निकालो। सॉल्व एग्जाम्पल कहाँ तक हो गए थे, 22 तक, 33 तक, 32, 33